वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कोर्स लगभग ख़त्म कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़। और ये सीरीज़ आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका पेपर अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिस होगा और इसमें आपको एक क्वेश्चन के ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से एक टिक करना होगा। तो जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उस समय हम लोगों ने नहीं किए थे, तो प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि जब पेपर आए तो आप कैसे तेज़ी से क्वेश्चंस को करें, क्योंकि थ्योरी लिखने में क्वेश्चंस कम रहते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप स्पीड में नहीं करेंगे तो भी आपका टाइम लॉस होगा और क्वेश्चंस छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आंसर करना है और अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर मैं इधर से आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है मीन इज़ अ मेजर ऑफ। तो गरिमा बताओ इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू या लोकेशन का। वेरी गुड, पहला क्वेश्चन एकदम सही बताया आपने। दूसरे पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू? मीन डेविएशन। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू का मेजर क्या होता है? एक बार चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और फिर से आंसर करो। मुझे आंसर जल्दी नहीं चाहिए, मुझे आंसर सही चाहिए। मीडियन। हाँ बेटा, अब सही बताया है, मीडियन। वो भी बताया नहीं, पूछा है मीडियन। यहाँ पर लिखा था ना सेंट्रल वैल्यू। अब सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है? मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। और ये जो डेविएशन वाले टर्म आ गए जहाँ पर, तो डेविएशन किसके लिए होता है बताओ जरा? डेविएशन किसके लिए होता है? जब हम क्या कैलकुलेट करते हैं तब डेविएशन पढ़ते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं गरिमा? गरिमा बेटा बताओ। डिस्पर्सन को हिंदी में कहते हैं फैलाव, यानी हमारा डेटा कितनी डिस्टेंस में फैला हुआ है, ये होता है। तो आपको अब इस क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 आपने गलत किया है, इसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है? ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ जल्दी से, नीचे भी बाद में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ और पढ़ो और आंसर करो। इफ़ अ कांस्टेंट 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट देन मीन इज। अगर सीरीज के हर वैल्यू में 5 जोड़ दिया जाए तो मीन पे क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ? जल्दी से आंसर करो बेटा। सर इंक्रीज बाय 5। ठीक है, सही आपने आंसर किया और डर के मत करिए, कॉन्फिडेंटली आंसर करिए। जब हम सब में 5 जोड़ देंगे तो हमारी मीन भी 5 बढ़ जाएगी। जो बाकी बच्चे हैं वो बताएं, क्लियर है सबको? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन पे है, इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज मल्टीप्लाइड बाई 10 देन मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्वेश्चन वही था बट अब की बार ऐड नहीं किया गया है, अब की बार 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो बताओ क्या होगा? गरिमा जल्दी आंसर करो, पढ़ो और आंसर करो। टी वाला इंक्रीज बाय 2। इंक्रीज बाई 10 कहाँ पे इसमें इंक्रीज बाई 10 लिखा? डी में। गरिमा जी जब सर। जब हम जोड़ते हैं तो इंक्रीज होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इंक्रीज नहीं होता है। टाइम्स का मतलब जानते हो? टाइम्स का मतलब जानते हो कि नहीं? यस सर, गुना। नहीं, इसको गरिमा को बताने दो, तुम लोग तो स्मार्ट हो, तुम लोग जानते हो। इतना आसान क्वेश्चन तुम लोग थोड़े ना पूछेंगे। सर नहीं पता। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जैसे हमने कहा x का 2 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई होता है। हाँ, x का 2 टाइम्स मतलब x को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे लिखा था 10 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल मीन, यानी मीन को 10 से मल्टीप्लाई करना। तो जब हम हर वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन में भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अगर आप टाइम्स का मतलब जानती होती तो आंसर गलत नहीं होता। चलो ये गलत हुआ, अब अगला गलत मत करना और इसको नोट करते जाओ, जो जो तुमसे गलत हो रहे हैं उनको रिवाइज करना है तुम्हें। ओके ओके सर।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, जल्दी से बताओ 3 का क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मीडियन? सर बी। बी 50th परसेंटाइल। ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन और ऐसे हैं जो मीडियन को रिप्रेजेंट करेंगे, बताओ। सर D5 D5, Q2। Q2 और ये वाला था P50। इसको बेटा क्या बोलेंगे? फिफ्थ डेसाइल। और इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड क्वार्टाइल। और इसको 50th परसेंटाइल। बाकी बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हैं। नो सर। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में एक बार गरिमा ऐसा भी आया था, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मीडियन, और ऑप्शन कैसे थे जरा देखना। ऑप्शन में था Q2, सेकेंड ऑप्शन में था D5, थर्ड ऑप्शन में था P50 और फोर्थ ऑप्शन में था ऑल। अब बच्चों ने Q2 पे फटाफट टिक कर दिया, नीचे का ऑप्शन देखे ही नहीं। अब बताओ कौन सा आंसर दिया जाएगा? सर फोर्थ वाला ऑल। ऑल। तो ध्यान रखना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को जरा बताओ क्या होगा। इफ अ कांस्टेंट वैल्यू 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट, देन मीन ऑफ द सेट इज। 50 अगर सबसे घटाया जाए तो मीन में क्या होगा? सर डिक्रीज्ड बाय 50। चलो ये आंसर आपने सही दिया है। आ जाओ 7 पे, बताओ 7 का आंसर क्या होगा। ईच वैल्यू ऑफ अ सीरीज इज मल्टीप्लाइड 10 टाइम, मल्टीप्लाइड बाई 10। ओरिजिनल मीडियन वैल्यू बी। क्या होगा? सर बी वाला। बी। और कोई बताना चाहेगा आंसर? और कोई आंसर बताना चाहेगा? सर मीडियम तो वही रहेगा ना सर, मिडल वैल्यू सेम रहेगी, नॉट अफेक्टेड। अच्छा ठीक है शिवानी। शिवानी बेटा क्लास में हो आप? ये सर मुझे मेरी तरफ शोर बहुत हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर बोल दो। चलो मैं बताता हूँ। अनिकेत आपका आंसर ये गलत वाला है। मिस हुआ मेरे से। अनिकेत आपका आंसर गलत है। देखो मैं बताता हूँ, मैंने लिख दिया 2, 6 और 10। बताओ मीडियन क्या है? सर 6। सर समझ गए, गलत है मेरा। आप सबको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो मीडियन के साथ क्या हो गया? तो ये आंसर सही है, 10 टाइम्स द ओरिजिनल मीडियन वैल्यू। तो गरिमा का आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच वैल्यू ऑफ अ सीरीज इज मल्टीप्लाइड बाई 10, द मोड ऑफ द कोडेड वैल्यू इज। अब बताओ। सर 10। सीरीज को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो मोड क्या होगा? मोड सर सी। सी होगा। सही है, जब तक कि ये ना कहा जाए कि मोड बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आंसर सी सही है, इसमें भी वही काम होगा। ओके, तो 7 का भी, यस सर। 7 का कौन सा सही था? बी, 10 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मीडियन, और 8 का सी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइन पे आ जाओ। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज डिवाइडेड बाई 2, देन द मीन ऑफ द न्यू वैल्यूज। तो गरिमा जल्दी से बता दो। सारे ऑब्जर्वेशंस को 2 से डिवाइड किया गया, तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हमको डिवाइड किया जाएगा। बिल्कुल, तो कौन सा आंसर होना चाहिए? सर बी। बी। बी में डिक्रीज लिखा है, डिवाइड नहीं लिखा है। नो सर सी।
सी होगा। सी में लिखा हाफ, हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना, तो 9 का आंसर सी। ठीक है, सबको क्लियर? जी सर। आते हैं 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एमंग द लोकेशन पैरामीटर डज नॉट होल्ड? लोकेशन पैरामीटर में कौन सा होल्ड नहीं करता है? देखो आ गया वही क्वेश्चन, अब बता दो सर मैं कौन सा। D6। चलो सही है आपका आंसर, D6। नेक्स्ट है 16। 16 के पहले ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये नीचे वाले क्वेश्चन के, अभी इस पे हम आएंगे। पहले जो हमें दिख रहा है उसको करते चले जाएं। 16 पे आइए। सर D वाला। बी, इसको चेक करने का मैं सबसे बढ़िया आपको तरीका बता देता हूँ। आप क्या करो, D। इसका बी, D सर D। अच्छा, D। फॉर डी आपने कहा है, ठीक है। इसको कभी भी भूलना, तो इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आप तुरंत ऐसे कोई 2 नंबर चूज़ कर लो जिनको मल्टीप्लाई करके रूट निकाला जा सके। तो जैसे 9 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनका रूट निकल सकता है। यस सर 6। तो 9 और 4 का अगर हम रूट निकालेंगे तो 6, तो हम इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब जल्दी से आप 9 और 4 का क्या ले लो, अर्थमेटिक मीन। तो 9 4 13 और अर्थमेटिक लेंगे तो आएगा 6.5। अब देखो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आया कि नहीं आया, तो आप हार्मोनिक मीन तक जाओ ही नहीं। आपको जहाँ भी कहीं अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा दिखाई दे उसको तुरंत पकड़ लो, केवल एक ही जगह दिखाई दे रहा है ये। अब रही बात हार्मोनिक मीन की, तो इसका फार्मूला याद कर लो 2 वैल्यू के लिए, 2ab/a+b। तो अगर हम यहाँ पर 9 और 4 पुट कर दें तो 9 4 13 2 26 और यहाँ आ जाएगा 13, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? सॉरी हमने ऊपर गलत किया है, 9 और 4 और 2 सारे मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर 72 आएगा और अपॉन में 13 आएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा? 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे छोटा HM आया। तो रिलेशन को याद ना कर पाओ तो बस 2 नंबर लेना जिसका रूट निकाला जा सके, क्योंकि रूट में ही दिक्कत आएगी। रूट निकल आएगा तो बाकी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 16 के बाद 17 पे आइए। एक्सट्रीम वैल्यू हैव नो इफेक्ट ऑन। बताओ एक्सट्रीम वैल्यू किस पे इफेक्ट नहीं डालती है? हार्मोनिक मीन। बेटा हार्मोनिक मीन पे डालेगी। जितनी भी वैल्यूज़ ऑल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हैं उन सब पे फ़र्क पड़ेगा। बताओ यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं है? अगर हम बात करें मीडियन की, तो मीडियन क्या है? मिड की वैल्यू है। इधर वाली से कोई मतलब नहीं है। इस वाली को बड़ा कर दो और इस वाली को छोटा कर दो, कोई फ़र्क पड़ेगा मीडियन पे? नो सर। जबकि एवरेज में सारी वैल्यू जोड़ी जाती हैं, ज्योमेट्रिक मीन में सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई की जाती हैं, हार्मोनिक मीन में सबका रेसिप्रोकल ऐड किया जाता है। तो ऑल ऑब्जर्वेशन जहाँ यूज होंगे वहाँ एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट पड़ेगा, मीडियन में यूज़ नहीं होता तो नहीं पड़ेगा। तो गलत मत करो, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अच्छा एक बार हम जरा ये लास्ट वाला कर लें पहले। क्वेश्चन क्या था? हार्मोनिक मीन इज़ बेटर देन अदर मीन्स इफ़ द डेटा आर। कब हार्मोनिक मीन अच्छा होता है? जब कैसा डेटा हो। तो यहाँ पर है ए स्पीड और रेट्स, हाइट्स और लेंथ, बाइनरी वैल्यूज़, रेशियो और प्रोपोर्शंस। तो सोचने का मौका दे रहे हैं, सोचो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 15। जब कभी स्पीड निकाली जाती है, मैं आपको बताता हूँ, चलो तुम लोग सोचना और आंसर करना। एक बस है जो शहर ए से शहर बी की तरफ जा रही है और इसकी जाने की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और जब ये बी से ए की तरफ लौटती है तो इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। हम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? So 55। 75? यस, वह दूसरे फॉर्मूले से निकलेगा। गलत। आपको हार्मोनिक मीन लगाना है। जब भी कभी स्पीड का क्वेश्चन आए आपको हार्मोनिक मीन लगाना है, ठीक है, याद रखना। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होगा? 2ab यानी 60 × 90 अपॉन में 60 + 90, ये फार्मूला लगेगा तब एवरेज स्पीड आएगी। कैलकुलेट करके देख सकते हो।
कितना रिजल्ट आएगा, यहाँ पे 0 एक और होगा, ठीक है। तो आंसर कितना आया, गलत तो नहीं हो रहा कुछ, रुक जाओ 1 मिनट। 54 54 108 57 105। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चेंजेस होंगे ना, हम जब डिवाइड करेंगे किसको, इसको 150 से 15 पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट में आएगा, तो वो रिजल्ट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अभी आगे और मिलेंगे तब करवाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना हार्मोनिक मीन कहाँ यूज होता है, स्पीड और रेट्स में, याद रहेगा। यस सर। चलो, तो जैम वाले बच्चे भी इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 16 हो गया, 17 हो गया, 11 पे आते हैं। 11 है, इफ़ द ग्रुप्ड डेटा हैज़ ओपन एंड एंड क्लास वन कैन नॉट कैलकुलेट। अगर हमारे ग्रुप डेटा में क्लास ओपन और एंड दोनों हैं तो क्या कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, चलो बताओ। मेरिट डिमेरिट पढ़ोगे तो ये सब मिल जाएगा, है ना। इसमें देखो कौन सी हैं जो आपको लग रहा है कि ओपन एंड क्लास में कैलकुलेट कर लेंगे। ओपन एंड का मतलब समझ पाए कि नहीं तुम लोग, मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहली वैल्यू छोटी वाली और दूसरी बड़ी, कितनी भी बड़ी और छोटी, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक होता है क्लोज इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल समझ लो, ओपन इंटरवल में कौन नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, क्योंकि मीन में सारे ऑब्जर्वेशंस जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए, हम सबको जोड़ते हैं, कोई भी चेंज होगा तो मीन पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो ओपन एंड क्लासेस में हम मीडियन, मोड और क्वार्टाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। आप जब मीडियन की मेरिट पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा है इट कैन बी कैलकुलेटेड इन ओपन एंड क्लासेस। गरिमा याद रखना, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, इसके ऊपर वाला हो गया, एक्सट्रीम वैल्यू वाला हो गया। 18 पे आओ, जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स 1/16 एंड 4/25। तो न्यूमेरिकल है, आपको घर पे करना है। फार्मूला क्या लगाओगे, दो नंबर का जियोमेट्रिक मीन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करिए और सीधे सीधे रूट निकालिए, तो हो जाएगा। जी सर। चलो इसको कर लेना और आंसर मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, आ जाओ 12 नंबर पे। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इफ। दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कब कैलकुलेट किया जा सकता है, बोथ ऑब्जर्वेशंस आर पॉजिटिव। क्या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए? यस सर। अच्छा, अगर दोनों निगेटिव हैं तो भी तो कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों नेगेटिव, यस सर, यस। तो भी तो कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ लिखा ओनली, तो केवल पॉजिटिव नहीं, निगेटिव भी दोनों होंगे तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। वन ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन इज जीरो। अगर कोई एक जीरो होगा क्या तो ही कैलकुलेट कर पाएंगे? कर लेंगे। अच्छा, आगे का ऑप्शन देख लो फिर बताते हैं। वन ऑफ देम इज निगेटिव। अगर कोई निगेटिव होगा तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कोई जीरो होगा तो भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये दोनों भी हटाओ। बोथ ऑफ देम आर जीरो। तो यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है, बताओ। दोनों निगेटिव। नहीं, दोनों निगेटिव का ऑप्शन है क्या? नहीं सर, एक निगेटिव है। नहीं, एक नहीं निगेटिव है ना होगा सर। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो गया ए, क्योंकि दोनों ऑब्जर्वेशंस जीरो होंगे तब तो कभी नहीं आएगा। एक भी जीरो हुआ या दोनों जीरो है तो ज्योमेट्रिक मीन हमेशा जीरो आएगा। वन ऑफ देम इज निगेटिव, एक निगेटिव होगा तो वो हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा। तो अप्रोप्रिएट आंसर हो गया ए। जबकि कंप्लीटनेस का बात थी, बोथ ऑब्जर्वेशंस आर पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो कंप्लीट आंसर होता। लेकिन बाकियों की अपेक्षा सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, तो कंपैरिजन में ए आंसर। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए, ज्योमेट्रिक मीन इज बेटर देन अदर मीन्स व्हेन। ज्योमेट्रिक मीन बाकियों से कब अच्छा होता है, पढ़ो और बताओ।
चलो याद रखना, जब ज्योमेट्रिक मीन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको मल्टीपल ग्रोथ चाहिए होता है। तो ऐसा होता है इसमें परसेंटेज एज और रेशियोज़ में। तो इसका बी ऑप्शन याद कर लो, क्योंकि ये आपकी सिलेबस के बाहर की चीज़ है। जब तक आप हायर क्लासेस में नहीं आओगे तब तक आप ये नहीं जान पाओगे। तो 13 नंबर को इम्पॉर्टेंट लगा के इसका ऑप्शन बी याद कर लेना, व्हेन द डेटा आर इन रेशियो और परसेंटेज एजेस। ठीक है, बाकी जो जैम वाले बच्चे वो जब अभी वाइटल स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ज्योमेट्रिक मीन बेटर इसमें क्यों होता है। 19 पे आओ। एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फर्स्ट 5 मंथ ऑफ अ ईयर इज ₹96। खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, फर्स्ट 5 मंथ का मतलब जनवरी से लेके मई तक। अगर जनवरी से मई तक का खर्चा देखा जाए तो जो उसका 96 पर मंथ जो उसका एवरेज आया है, यानी एवरेज 96 आया है, हर महीने 96 हो रहा है। एंड ड्यूरिंग लास्ट 7 मंथ, बाकी बच्चे 7 महीनों में, इज़ ₹120 पर मंथ, 120 रुपये हर महीने खर्च हो रहा है। द एवरेज एक्सपेंडिचर पर मंथ ड्यूरिंग होल ईयर। अब अगर पूरे साल का औसत पूछा जाए तो कितना आएगा, कैसे निकालोगे बताओ। हाँ सिंपल है, कैसे करोगे देखो मैं बताता हूँ। गरिमा ध्यान देना, 5 महीने में कितना खर्चा हुआ 96, तो टोटल कितना हो गया, इतना ही तो होगा। हर महीने अगर 96 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 5 महीने में कितना हो जाएगा 96 × 5। और अगर आखिरी के 7 महीने में हर महीने कितना कर रहे हैं 120, तो टोटल कितना हो गया इतना। अब टोटल महीने कितने हो गए, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जानती हो कौन सा फार्मूला लगा है, स्प्लिट मीन का फार्मूला क्या था मैं बताता हूँ। एक सीरीज़ का मीन x1 बार है और इसमें n1 लोग हैं, दूसरी का x2 बार और इसमें n2 लोग हैं, तो इंटायर मीन क्या होगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। याद आया, तो n1 की वैल्यू 5 और मीन था 96, n2 की वैल्यू 7 और मीन था 120, और नीचे n1 प्लस n2 यानी 7 5 12। तो स्प्लिट मीन का फार्मूला लगा और मैंने पढ़ाया है आपको। ओके, चलिए आते हैं 14 नंबर पे। ज्योमेट्रिक मीन इज अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू इफ द डेटा आर। ज्योमेट्रिक मीन कब अच्छा माना जाता है, जब डेटा कैटेगरी में हो, ऑर्डिनल स्केल पे हो, रेशियो में हो, नन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने आपको ऑर्डिनल और रेशियो स्केल तो नहीं पढ़ाई है, तो इसके बारे में मैं आपको अगली क्लासेस में इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, स्केल क्या होती हैं और हम इनको कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन अच्छा मेजर कब माना जाएगा, जब हमारा डेटा कैसा हो। तो आपको आंसर याद रखना है रेशियो प्रोपोर्शन, जो ऊपर वाला था वही याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ 11 मेंबर्स ऑफ 11.0, यानी 11 मेंबर्स का जो एवरेज था वो 11.0 था। और आगे लिखा है ऑफ द फर्स्ट 6 मेंबर 10.5, यानी इन 11 में जो पहले 6 मेंबर थे इनका एवरेज 10.5 था, लास्ट 6 मेंबर्स 11.5 और आखिरी के 6 मेंबर्स का 11.5। द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ 6 मेंबर इज, तो ये पूछ रहा है कि 6 मेंबर का एवरेज स्ट्रेंथ क्या होगा। क्वेश्चन समझ पाए, एक बार और मैं इसको समझाता हूँ। चलिए फिर से देखिए, लिखा एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ 11 मेंबर्स इक्वल टू 11.0। तो 11 लोगों का हमको एवरेज स्ट्रेंथ दे दिया है, तो यहाँ पर हम 11 लिखते हैं और इस तरफ लिखते हैं इसका एवरेज। अब आगे देखिए, एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट 6 मेंबर्स, यानी इन 11 में जो पहले 6 होंगे, ये टोटल 11 लोग थे, ये पहले 6 मेंबर हो गए, तो जो फर्स्ट 6 मेंबर्स हैं उनका एवरेज है 10.5। तो चलो इसको 10.5 लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द लास्ट 6 नंबर्स। तो लास्ट 6 का मतलब बीच वाला एक कॉमन हो गया, 11 हैं, इधर से 6 लो, इधर से 6 लो, तो बीच वाला दोनों में आएगा ना।
क्योंकि अगर बीच वाले को हम छोड़ दें तो इधर बचेंगे 5 और इधर बचेंगे 5, 5 5 10 और बीच वाला मिला के 11। यस सर। तो इधर से 6 लिए तो ये भी आया और इधर से जब 6 लिए तो भी ये आया। तो शुरू के 6 का कितना है 10.6, 10.5 और लास्ट के 6 का कितना है 11.5। पूछ क्या रहे हैं द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ 6 नंबर। तो आपको इस वाले का बताना है जो यहाँ पर है, इसकी एवरेज स्ट्रेंथ क्या होगी 6th मेंबर की। कैसे निकालोगे जरा देखो। तो टोटल एवरेज हमको कितना दिया हुआ है जरा ध्यान से देखिए 11। कितने लोगों का 11 लोगों का। तो अगर हम टोटल करना चाहें तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा टोटल। ओके 6 मेंबर का हम अभी कुछ सपोज कर लेंगे, ठीक है। पहले 6 मेंबर का कितना था 10.5, तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 10.5। लास्ट के 6 मेंबर का कितना है 11.5, तो हम इसका अगर टोटल करेंगे तो 11.5 इंटू 6 आएगा। अब यहाँ पर एक मेंबर जो था इसका स्कोर 2 बार ऐड हुआ है, तो हम इसके स्कोर को एक बार माइनस कर दें बस। तो मान लेते हैं इसका स्कोर था x, यहाँ से x हटा दो तो दोनों बराबर आएंगे। अब इधर भी 11 बचे और इधर भी 11 बचे। समझ गए कि नहीं? यस सर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। x को हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे और 1 to 1 को इधर माइनस कर देंगे। इसको ज़रा देखते हैं क्या आएगा। तो पहला वाला 65 आ गया और दूसरा वाला कितना आएगा 69। कैलकुलेट करिए ज़रा कितना आया। तो 63 होगा वो। कौन 63 होगा? 6 into 10.5। नहीं नहीं सही है। अच्छा अब इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 13। तो क्या ऑप्शन में 13 है? दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, एक 11 है एक 10 है और एक 10.5 है और एक 11.5 है। तो फिर कुछ गड़बड़ हुई, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। तो 65 की बजाय 63 होगा। 10.5 और 6 का मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है 63 होगा। तो ये हो गया 63। अब ये हो जाएगा 132 और अब लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो गरिमा बेटा बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सर। आ गया? नहीं? सर आ गया। अच्छा चलो, तो आज हमने कितने क्वेश्चन आपको करा दिए 20। तो आज 20 तक रखें। अब तुम्हारा होमवर्क है आज का, अगले 20 क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है 40 तक। 21 से 40 तक के क्वेश्चंस गरिमा और योग्यता दोनों लोगों को करने हैं घर पे। बाकी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन नहीं आते हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देखते हैं, वो अपना होमवर्क करते रहें। अगर आपकी समस्या है, आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वाली क्लास ज्वाइन करिए जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तब। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और 21 से आगे स्टार्ट करेंगे। आप जितने इसमें से होमवर्क कर लेंगे उनको छोड़ते जाएंगे, बाकी को हम करवाएंगे। और ये स्ट्रिक्टली है तुम लोगों के लिए, क्वेश्चंस करने हैं 21 से 40 तक। ये नहीं कि अगले दिन क्लास में बिना करे आओ, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे पेपर में क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। हम पूरा भी करवा देंगे तो भी। तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट फॉर यू, सो प्लीज़ ट्राई एंड डू। थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।